विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं चुनाव पदाधिकारी और निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। केवल जन स्वराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन ना तो एनडीए की तरफ से कुछ साफ किया गया, ना ही महागठबंधन की तरफ से। एनडीए और महागठबंधन के नेता सब कुछ सकारात्मक और अच्छा होने की बात कर रहे हैं। दोनों ओर से कहा जा रहा है कि जल्द सीटों के ऐलान की घोषणा हो जाएगी, लेकिन महागठबंधन में सीटों का ऐलान आज शाम में होने वाला था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। इधर एनडीए में भी यह कहा जा रहा है कि सब कुछ निर्णायक मोड पर है और कल बीजेपी की बैठक के बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेता तो रहेंगे ही, यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मान चुके हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह भी चर्चा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर 2 फार्मूले पर विचार किया जा रहा है। फाइनल कौन सा होगा या कोई तीसरा ही फार्मूला होगा, यह देखने वाली बात होगी। इधर यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को ज्यादा तवज्जो देने से वामपंथी नाराज है, क्योंकि पिछले चुनाव में जीत का स्ट्राइक रेट लेफ्ट का अच्छा था। यह भी चर्चा है कि कांग्रेस भी मनमाफिक सीट नहीं मिलने से खुश नहीं। लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि जल्द अगर सीटों का ऐलान नहीं हुआ तो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा वो 13 तारीख से शुरू कर देगी। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसी मसले पर। हमने लोगों के बीच जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की, एक सर्वे किया, कुछ सवाल पूछे। जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा कि बिहार चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू है, सीटों के ऐलान में फिर देरी क्यों? सहयोगी दलों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, यह 35% लोगों ने कहा। 24% लोगों ने कहा वर्चस्व की लड़ाई है। 41% लोगों ने कहा अधिक सीटों की चाहत में। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, कांग्रेस की आरजेडी को 13 अक्टूबर से नाम के ऐलान की धमकी दे दी गई, आपकी राय क्या है? 36% लोगों ने कहा कि बात बन नहीं पा रही है इसलिए धमकी दी गई। 6% ने कहा कि आरजेडी को सीधी चुनौती है और 24% लोगों का यह कहना था कि कांग्रेस के बदले दूसरों को तवज्जो ज्यादा मिल रही है, इसलिए कांग्रेस ने ऐसा किया। 34% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा कि एनडीए में सीटों का ऐलान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। सीटों की संख्या पर खींचतान है, 47% लोगों ने कहा। 20% लोगों ने कहा कि चिराग और मांझी दोनों जिद पर अड़े हुए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। 23% लोगों ने कहा मन माफिक सीट पर पेच फंसा हुआ है, हर कोई वही सीट चाह रहा है इसलिए परेशानी हो रही है, और 10% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनंत अमत सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, करुणा सागर कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद जी से पूछूंगा, आनंद जी बात बन नहीं पा रही है, नित्यानंद राय कई बार मिल चुके हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया में कह देते हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक है। अरे भाई ठीक है तो आप मान जाओ, सीटों की घोषणा हो जाएगी तो नामांकन भरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब जाकर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठना पड़ रहा है मनाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया में पूरी पार्टी लग जाती है। अब चूंकि बिहार के चुनाव की घोषणा हो गई, आज से नामांकन भी प्रारंभ हो गया है और आज माननीय सम्राट चौधरी जी के आवास पर पटना में सारे घटक दलों के साथ एक बैठक हुई है। बैठक में सब कुछ तय हो चुका है। आज सब लोग दिल्ली आ रहे हैं, कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ बैठक होगी, माननीय गृह मंत्री जी उसमें शामिल होंगे और सभी सीटों की लगभग सब कुछ फाइनलाइज हो गया है। कल से परसों तक लिस्ट भी आ जाएगी। और जहां तक चिराग पासवान साहब का बात है, चिराग पासवान जी ने आज कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के सामने और उनके व्यक्तित्व के सामने हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो हमारे लिए आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे और पूरे देश के आदर्श है। उनकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, इसलिए हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, ये माननीय चिराग पासवान जी ने आज कहा है। निश्चित तौर पे घटक दल है तो हमारी ये परंपरा रहती है सारे घटक दलों को साथ में लेके चलने का, उसी के तहत हम चल रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में चुनाव के
डंका बजने के बाद बिहार की 13.5 करोड़ आबादियों के बीच में जिस तरीके से हम विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार की जनता भी ये जान चुकी है। जिस तरीके से बिहार में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश राहुल गांधी जी की तरफ से की गई थी, बिहार की जनता ने उस एसआईआर के नैरेटिव को नकार दिया है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे जो अपने फैसले दिए हैं, एसआईआर पे जो उन्होंने कहा है, उससे यह साबित हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और वो ठीक से काम करती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एसआईआर का मुद्दा पहले भी बिहार में कुछ भी नहीं था, लेकिन बिहार में आपसी गठबंधन जो महागठबंधन के बीच में है, उनको आपस में, हालांकि उनका आपस का मामला है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो कि सड़क तक देखने को मिल रहा है। करुणा सागर जी मेरे साथ मौजूद हैं। करुणा सागर जी, जो दर्द यहाँ है वही दर्द इधर है, और अब तो कांग्रेस ने आरजेडी से ये साफ साफ जो कह भी दिया है कि भाई या तो जल्दी तय कर लो, वरना 13 तारीख से तो हम अपने सीटों की घोषणा शुरू करने वाले। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और सभी माँ बहनों को करवा चौथ की अनेक शुभकामनाएं। देखिए मनोज जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज बिहार के सामने मुद्दा है कि बिहार का क्या होगा। बिहार जो विकास से बिल्कुल दूर हो गई है, बिहार आज विकास के जितने मापदंड हैं उसमें फिसड्डी है। बिहार में सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा अनपढ़ बिहार में है, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में है। तो बिहार इस समय देश में एक ऐसा उदाहरण बन गया है, 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार और 11 साल से डबल इंजन की सरकार में, कि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये काली रात कब जाएगी और कब एक नया सवेरा, एक विकास का सवेरा होगा। और ये सवेरा 14 नवंबर को होगा, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो मेरे हिसाब से जो मुद्दे हैं, जो डिबेट के मुद्दे हैं, वो ये होने चाहिए। देखिए, आपने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे, हमने भी बहुत सारे चुनाव करवाए भी हैं, किए भी हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। और हर एक चुनाव के पहले इस तरह की बातें होती हैं, फाइनली सीटों का बंटवारा भी हो जाता है, कैंडिडेट भी आ जाते हैं, नॉमिनेशन भी होता है, चुनाव भी होता है। लेकिन चुनाव में महत्वपूर्ण है विकास। आज मैं नीति आयोग के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। मैं जो बिहार में 2023 में जो आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया था, उसके आधार पे कह रहा हूं कि इस देश में बिहार एक ऐसे केस की तरह है कि आप दिल्ली में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, आप दिल्ली में जहां जाइए, रिक्शा चलाने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर आपको बिहार का मिल जाएगा। पलायन बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहारियों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बिहारियों को रोजगार चाहिए, बिहारियों को आत्मसम्मान तभी उनका वापस आएगा जब वो आर्थिक रूप से करुणा जी, बिहार के विकास को लेकर आप इतने चिंतित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार के हर व्यक्ति को बिहार के विकास में सोचना चाहिए। तो जब बिहार के विकास के बारे में इतना गंभीरता से सोचना चाहिए, तो फिर सीटों की लड़ाई या सीटों की रबड़ी पर क्यों मारामारी हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। फिर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए। मनोज जी, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और आप भी जानते हैं कि अगर कोई गठबंधन है, हमारा गठबंधन 6 दलों का है और 1-2 दलों को आने की और आशंका भी है। तो जब 7-8 गठबंधन के दल हैं, सबकी अपनी अपनी जनाधार है और अपने अपने कार्यकर्ता हैं, और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने जनाधार को पकड़े रहने के लिए हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहता है। अब आप बताइए कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सब कुछ एनडीए में ठीक है, एनडीए कह रही है, और 24 घंटे में आप ही के अनुसार चौथी बार चिराग से मुलाकात हुई। तो 24 घंटे में अगर चौथी बार मुलाकात हुई, तो इसका मतलब है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और हम के
जो बुजुर्ग नेता हैं, जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तो उनकी पीड़ा तो रश्मि रथी के पंक्तियों में व्यक्त हो रही है। और उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी को बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और पार्टी का आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिला है, और वो तभी होगा जब 8% वोट हमको मिलेगा, तो हम कम से कम 15 सीटों पे लड़ें, नहीं तो हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो ये दिखाता है कि किस तरह की जो सरफुटौल चल रही है एनडीए में। इस बीच हमने एक रिपोर्ट बनाई है, अनंत जी, करुणा जी, इस बीच हमने एक रिपोर्ट बनाई है बिहार चुनाव को लेकर, बिहार के सीटों के बंटवारों को लेकर। एक नजर उस पर डाल लेते हैं। बिहार चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू, सीटों के ऐलान में देरी क्यों? एनडीए में सीटों का ऐलान क्यों नहीं? महागठबंधन में सीटों पर क्या पेच? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरभंगा में तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। लेकिन सियासी दलों में सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। सिर्फ जनसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि पांचों घटक दलों का एक ही संकल्प है कि 2025 में फिर से नीतीश सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे पर दो फार्मूला सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू को 110 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 103 सीटें, एलजेपी रामविलास को 20 सीटें, हम को 6 सीटें और आरएलएम को 4 सीटें। एनडीए में सीट बंटवारे के फार्मूला नंबर 2 पर कहा जा रहा है कि जेडीयू को 105 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 103 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी आर को 23 सीटें मिल सकती हैं, वहीं हम को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कुशवाहा की आरएलएम को 5 सीटें मिल सकती हैं। कल दिल्ली में सुबह 11 बजे बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है। ये मीटिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी। इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर विस्तृत मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। उधर महागठबंधन के सहयोगी दलों आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध अब भी जारी है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। साथ ही सहनी ने कहा कि अगर सामाजिक न्याय की सरकार बनानी है तो हम सभी को त्याग करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा।
सब सही है। किसी दल के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, सबको हम सबको अगर जनता के आवाज को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, तो हम सबको त्याग कर करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहां पहुंचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट है, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। सीट बंटवारे को लेकर तनातनी है और 10 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा नाराजगी लेफ्ट की बताई जा रही है। इधर कांग्रेस भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। लेफ्ट की नाराजगी अधिकतर वीआईपी को लेकर है। दरअसल माले पिछली बार 19 सीटों पर लड़कर 12 सीट जीती थी, जबकि वीआईपी 11 सीटों पर लड़कर 4 सीट जीती थी। वीआईपी 20 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांग रही है और इसी बात से लेफ्ट को नाराजगी है। कांग्रेस की आरजेडी को 13 अक्टूबर से नाम के ऐलान करने की धमकी। सीटों पर फंसा चुनावी रथ, सच में उलझन या हट? महागठबंधन में सीटों के ऐलान को लेकर कांग्रेस के रुख भी तीखे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 13 अक्टूबर से वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की लंबी बैठक के बाद सीपीआई-एम का गुस्सा इतना बढ़ा था कि उसने अपने सिटिंग विधायकों को नामांकन करने तक के लिए बोल दिया। इससे बैठक में माहौल काफी गर्म हो गया। संभव है कि 1-2 दिन में विभूतिपुर से सिटिंग विधायक अजय कुमार और मांझी विधानसभा से सत्येंद्र यादव सीपीएम उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दें। सीटों पर तनातनी कहीं अगर नहीं है तो वो जनसुराज में है। जनसुराज की पहली लिस्ट में 51 में से 49 कैंडिडेट पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी पीके ने पहली लिस्ट में 96% नए चेहरों को मौका दिया है। बाकी बचे 2 प्रत्याशी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। यानी सीटों के ऐलान में फिलहाल प्रशांत किशोर आगे हैं और एनडीए और महागठबंधन पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने 2 सवाल और पूछे थे जनता से, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सवाल हमने पूछा था कि जन स्वराज ने सीटों का ऐलान समय पर आखिर कैसे कर लिया। 53% लोगों ने कहा कि सिंगल पार्टी एजेंडा है इसलिए कर लिया। 18% लोगों ने कहा वर्चस्व की लड़ाई नहीं है वहां पर कोई भी। 19% लोगों ने कहा पीके की बात टालना फिलहाल मुश्किल है और 10% लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या छोटे दलों को तवज्जो देना बड़े दलों की मजबूरी बन गई है। 53% लोगों ने कहा बिल्कुल मजबूरी बन चुकी है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में असरदार होते हैं। 14% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 29% लोगों ने कहा क्योंकि छोटे दलों के पास अपना खुद का वोट बैंक होता है इसलिए बड़े दलों की मजबूरी होती है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सीधे चलेंगे हम अनंत अमित विजय सिंह के पास। अनंत जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार बैठकें करनी पड़ी, चिराग पासवान को आपको मनाना पड़ा, अमूमन बीजेपी का ये नेचर है नहीं। तमाम दूसरे राज्यों में भी या लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी बहुत ज्यादा झुकती नहीं है। आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान इस विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2020 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए, चिराग पासवान के साथ जब गठबंधन नहीं हो पाया तो चिराग पासवान ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा दिए। उन्हें तो कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, केवल 1 सीट मिल पाई। लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और बीजेपी को भी खासा नुकसान हुआ और ज्यादातर कैंडिडेट उन्होंने जेडीयू के खिलाफ लड़ाए। यही कारण है कि आपका गठबंधन या बीजेपी या जेडीयू नहीं चाहती है कि 2020 की स्थिति आए और महागठबंधन को कोई फायदा हो जाए, इसलिए जैसे तैसे हो चिराग पासवान को मना लिया जाए। देखिए मनोज जी, चूंकि आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, लेकिन होता क्या है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। माननीय चिराग पासवान जी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से लड़ रहे थे। 6 प्रत्याशी उनके थे और 6 प्रत्याशी जीत कर आ जाते, तो स्वाभाविक है कि उनकी अपेक्षाएं बड़ी हैं
और पिछले विधानसभा की चुनाव की बात आप कर रहे थे, 2020 में एनडीए के लिए सब कुछ अनुकूल नहीं लग रहा था। कोरोना का समय था, लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, तमाम समस्याएं बिहार से लेकर दिल्ली तक में बनी हुई थी। उसके बाद हमारे गठबंधन में भी काफी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन 2025 ने यह तय कर दिया, 2025 से 2023 फिर से नीतीश, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और एनडीए जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहा है, चुनाव में अपने, और लगातार मैं बार बार हमारी एनडीए के तमाम प्रवक्ता सदन से लेकर सड़क तक पे और मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बताते रहे कि इस बार का बिहार का चुनाव ये पूरे देश की राजनीति को तय करेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये बिहार का चुनाव ये सामान्य चुनाव मनोज जी नहीं है, बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र पहले कह रहे थे, बार बार कह रहे थे बिहारियों को नौकरी, बिहारियों को सम्मान। साहब, बिहारी को इस तरीके से बोल के आप गाली मत दीजिए। जो कांग्रेस ने बिहार में किया, आज बिहार जो 2020 में 70 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, मुझे लगता है आपको 50 सीट भी ये देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आपका आपस का मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। और बिहार के विकास के मुद्दे पे आप चर्चा के लिए आए हैं, आप चर्चा करिए कि विगत 20 वर्षों में बिहार की क्या स्थिति बनी है, बिहार आज किस पायदान पे खड़ा है। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे थे, आज बिहार पूरे देश में इकोनॉमिकल स्थिति में 8वें नंबर पर है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज बिहार में आज जिस तरीके से आपके युवराज, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी जब जा रहे थे, तो यही माननीय लालू प्रसाद यादव, जिनको आप सामाजिक न्याय के नायक कहते हैं, वो कहते थे 75 में कि इंदिरा जी ने संविधान को ताक पे रख दिया। और बिहार की जनता ने क्या कहा कि राहुल गांधी की दादी ने ताक पे रख दिया, इंदिरा गांधी के पोते ने संविधान को अपने पॉकेट में लेके चल रहे। और यही तेजस्वी यादव जी संविधान को अररिया के किसी मंच से फाड़ने का बात कहते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन मत करिए। और दूसरी बात, आप बार बार ये कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो मनोज जी मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? यही लालू यादव जी के सामाजिक न्याय की। जब लालू यादव की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले किसको प्रमोट किया? सबसे पहले अपने दोनों साला को प्रमोट किया। उससे जब ये हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्रमोट किया। उसके बाद क्या किया? बड़े बेटे को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? छोटे बेटे को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? बड़ी बेटी को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? उससे छोटी वाली बेटी को पॉलिटिक्स में ले आए। तो क्या ये बिहार का सामाजिक न्याय यही है क्या? बिहार की 13.5 करोड़ आबादी ये पूछना चाहती है, आप किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? यदि आप माई समीकरण की बात करते हैं, मुसलमान और यादव की बात करते हैं, तो क्या बिहार में 13.5 करोड़ आबादी में और जिसमें 7.5 करोड़ वोटर है, क्या एक भी दूसरा यादव आपको नहीं मिला क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव होगा, मुख्यमंत्री भी यादव होगा, वो भी आप अपने घर का, दूसरा यादव नहीं है क्या? तो कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? इसीलिए बिहार की जनता यह जान चुकी है कि इस बार का जो 2025 का चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और हम पूरे विश्वास के साथ मनोज जी ये कहना चाहते हैं कि एनडीए की पुनः बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, बिहार की सड़कों पर 3 महीना तक वहां के लोगों को जो एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी की बात करने की बात कही, पूरी बिहार की जनता ने इन कांग्रेस को ये नकार दिया कि वोट चोरी नहीं, आप तो खुद वोट डकैत थे। और इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ गए और इस वजह से उन्होंने अपना गोलपोस्ट बदला है और बार बार दूसरे मुद्दों पे आकर चुनाव की बात कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार में फेल हो चुका है और ये पूरा नैरेटिव जो सेट करने जा रही थी कांग्रेस को बिहार की जनता ने नकार दिया है। इस वजह से ही आरजेडी बार बार ये कांग्रेस को यह कहना पड़ रहा है कि आप हमको सीट की घोषणा नहीं करेंगे तो हम 13 तारीख को घोषणा कर देंगे। और मैं आपको कह देता हूं आज ही आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को पूरे देश में लोग देखते हैं, 60 से ज्यादा सीट कांग्रेस को आरजेडी देने भी नहीं जा रही है। पिछले बार तो 70 गलती से लड़ भी गए थे, तो जो 50 और 60 पे लड़ रहा 243 में, वो हमारे सामने क्या बात करेंगे पॉलिटिक्स की? जो पार्टी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, वो अपने जीत और हार की बात क्या कर सकती है? इसीलिए बिहार का इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और हम पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। करुणा जी के पास चलेंगे। करुणा जी, चुनाव तो एक संकेत है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, लेकिन जितने भी जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जब वो राज्यों में जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा ही छोटा महसूस करते हैं और राज्यों की जो तमाम छोटी पार्टियां हैं उनके आगे उनको मन मारकर उनकी बातों को भी मानना पड़ता है। जैसे इस बात का जिक्र अनंत सिंह भी कर रहे हैं कि भाई 243 में इस बार हो सकता है कि 60 ही सीट पर संतुष्ट करना पड़े कांग्रेस को। तो बड़े राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है जो छोटी पार्टियों से राज्यों में जाकर इस तरह से नेगोशिएशन करना पड़ता है? मनोज जी, मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की। बीजेपी के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि ये 2005 का चुनाव नहीं है,
ये 2025 का चुनाव है और 2025 का चुनाव 20 सालों में जो इनकी सरकार रही है और 11 सालों में जो डबल इंजन की सरकार रही है और जो उनकी विफलताएं रही हैं उसके आधार पर होगा। आज ये विकास के बात कर रहे थे, इनको बोलिए नीति आयोग के रिपोर्ट को पढ़ लें, इनको बोलिए बिहार का जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पढ़ लें, इनको बोलिए एनसीआरबी के डेटा को देख लें। बिहार इस समय सिर्फ अगर अव्वल है तो वो है क्राइम में। आज बिहार में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। 2022 और 23 के बीच में 2.5 गुना साइबर क्राइम का ग्रोथ हुआ है। और मैं आपको आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के 6ठे पेज का जो पटना एडिशन है उसको दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है बिहार टॉप्स नेशन इन एटीएम फ्रॉड। तो ये जो एटीएम फ्रॉड, ये जो साइबर हो रहा है, और सबसे ज्यादा अगर अधिकारियों पर हमला हुआ है किसी राज्य में तो वो बिहार है। और ये दिखलाता है कि जो बिहारियों की जो मजबूरी है, जो उनकी गरीबी है, आज जो लोग कंप्यूटर, जो युवा कंप्यूटर सीख के आ रहे हैं उनको कंप्यूटर चलाने की नौकरी नहीं मिल रही है और इसीलिए वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इसीलिए बिहार आज साइबर क्राइम में इतना बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और ये जो विकास का जो पैमाना है, तो आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम बिहार सबसे कम है, शिक्षा सबसे ज्यादा, शिक्षा के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट सबसे कम बिहार में है। जमीन के टुकड़ों की बात देखिए तो सबसे छोटे जो जमीन के टुकड़े हैं वो बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या खेती पर आश्रित है तो वो बिहार में है। सबसे कम शहरीकरण अगर किसी राज्य में हुआ है तो वो बिहार का हुआ है। तो 20 सालों में इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं। विकास हुआ है किसका? बालू के माफिया का, दारू के माफिया का, और उसको इनके प्रश्रय से विकास हुआ है घोटाले का। पिछले 3 साल में 70 पुल बह गए बनने के पहले, जब उसके पहले लोग चलते, गाड़ियां चलती, उसके पहले बह गए। इनके खुद के नेता जीतन राम मांझी ने कहा था कि यहाँ पर एस्टिमेट घोटाला चल रहा है, मगर जैसे कोई चीज 100 रुपए बननी चाहिए तो उसको 150 रुपए के टेंडर को दिया जाता है और बाकी उसमें बंदर बाट होती है। ये इनके खुद के घटक ने, जो अभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। करुणा जी, चूंकि आप तो खुद सिस्टम में रहे हैं और सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि 17 महीने की सरकार बनी थी आरजेडी की, उस वक्त भी बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कहा था कि साहब देखिए, जो हमने 17 साल में नहीं किया वो भ्रष्टाचार 17 साल में आरजेडी की सरकार में हो गया, कांग्रेस की सरकार में हो गया। मनोज जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जब नीतीश जी ने फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया तो इनके जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जिनके बारे में आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है और आजकल थोड़ा बोलना कम पसंद करते हैं क्योंकि उनकी डिग्री, उनका इतिहास, उनका आपराधिक इतिहास, ये सब बड़ा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि फाइलें मंगवाई, जिस डिपार्टमेंट में महागठबंधन के लोग मंत्री थे, उन सब डिपार्टमेंट्स की फाइलें मंगवाई गई कि फाइलों को खंगाल करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे बताइए, एक भी केस में कहीं कोई रिपोर्ट आई, कहीं कोई एफआईआर आया, कहीं कोई चर्चा हुई? अगर नहीं हुई तो उनको इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने बिहार की जनता को गुमराह किया जब वो नीतीश जी को के साथ अपनी सरकार बनाए। आनंद जी, बात तो सही कह रहे हैं करुणा जी, क्योंकि 17 महीने की सरकार थी तो बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन अब उसके बाद सरकार गई, सरकार फिर जेडीयू की और आपकी आ गई, लेकिन आप किसी के खिलाफ वो कार्रवाई कर नहीं पाए, वो आरोप लगा नहीं पाए, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कोसते रहे थे। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से करुणा जी कह रहे हैं, 17 महीने और विगत हमारी जो 20 वर्षों से हमारी सरकार है, इसके बीच में 2 बार इन्होंने सरकार बनाया नीतीश जी के साथ,
और 17 महीने में ये तेजस्वी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने साहब 5 लाख नौकरियां दी। लेकिन मैं मनोज जी, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने विगत 5 वर्षों में बिहार के लोगों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और इस बार के कैबिनेट में बिहार सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बनते ही हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की मुहैया कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी, हमने कैबिनेट में तय कर दिया है। चूंकि और हमने ये भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, 38 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग स्थापित करेंगे और उस उद्योग के माध्यम से हम लोगों को रोजगार भी देंगे। आज जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात देखिए, आज बिहार में, बिहार और झारखंड जब अलग होता है बिहार से, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में देखिए कितने के फर्क है। आज 27,000 करोड़ का झारखंड का बजट है और बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ है। यह दर्शाता है कि बिहार में विकास किस तरीके से हो रहा है। आप उसी पटना की बात करिए, आप पटना से आप गया चले जाइए, आरा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कहीं चले जाइए, 1.5 घंटे में आप जा रहे हैं। और जहां तक चूंकि डीजीपी साहब रहे हैं तो क्राइम की बात कर रहे हैं, तो आज बिहार में 2005 के बाद एक भी साहब आप ऐसा क्राइम बता दीजिए जो कि संगठनात्मक अपराध होते हो, जो पहले ग्रुपबाजी होती थी, एक भी अपराध नहीं। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप पटना से आप मोकामा तक रात को 12 बजे चले जाइए, अगर आपके साथ किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तो आप मोकामा से रात को 12 बजे लौटकर पटना आ जाइए, आपको कहीं भी कोई अपराधी नहीं मिलेगा। एक भी इस तरह का आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो हमारी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में इस तरह के संगठित अपराध खत्म हो चुके हैं। कुछ अपराध निश्चित तौर पे हो रहे हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि अपराध नहीं हो रहा, अपराध हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई का अपराध हो रहा है, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं और सारी कार्रवाई हो रही है। और 2005 के पहले का जो बिहार था और आज के बिहार में इतना फर्क है कि आज बहन बेटियां जिस तरीके से सड़कों पे जा रही है, और 2005 के पहले 5 बजे शाम के बाद कोई बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकलती थी। और आज जिस तरीके से बिहार तमाम, आप बार बार बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में हम लगातार हमारा प्रयास है, पलायन की बात कर रहे हैं आप, पलायन तो गुजरात में भी गांव के गांव खाली हो गए हैं। कौन ऐसा प्रदेश है, केरल चले जाइए, वो तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश है, वहां पे पलायन हो रहे हैं, सारे लोग देश छोड़ के भी दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये तो बिहार के लोगों की प्रबुद्धता है, बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसे कह रहे हैं बिहार में पढ़े लिखे की नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको 2, 4, 5 IAS IPS बिहारी जरूर मिलेगा। वो दर्शाता है कि बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध हैं और कितने पढ़े लिखे हैं और कितने संस्कारी है। ये किसी को दूसरे को देखिए, पलायन पर करुणा जी, पलायन पर तो घुमाकर अनंत अमिन सिंह आप ही के ऊपर आ गए। आप भी तमिलनाडु कैडर के रहे हैं, तो बोले साहब आप भी बिहार छोड़ के गए थे तमिलनाडु। बिल्कुल मनोज जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने नौकरी देने का वादा किया। इनके प्रधानमंत्री ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले हर एक साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां हो जाती, और इस पीरियड में कम से कम 22 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। और आपने देखा कि कोरोना काल में कैसे हुआ, और आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी समय है। लेकिन करुणा जी, नोटबंदी खुद ही बोलते हैं कि ये जुमले करुणा जी, चुनावी जुमले हैं। करुणा जी, नोटबंदी को इश्यू बनाया गया, उसके बाद फिर कोरोना काल में तमाम सारी सरकार की विसंगतियां, असुविधाएं, कमियों को इश्यू बनाया गया। बावजूद अभी भी लोग एनडीए को चुन रहे हैं, बीजेपी को चुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। मनोज जी, इन्होंने केरल के पलायन की बात की। मैं तमिलनाडु में काडर का IPS ऑफिसर रहा हूँ, केरल को अच्छी तरह जानता हूँ। केरल के लोग दिल्ली में रिक्शा चलाने के लिए नहीं जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करने नहीं जाते हैं, वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर बिहार के लोग अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IT प्रोफेशनल बने, ये बहुत खुशी की बात है। बिहार के लोग IAS IPS बनते हैं, उसका मैं खुद एक उदाहरण हूं, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे दुख इस बात का है कि बिहारियों को मजदूरी करने के लिए बिहार आज एक अनस्किल्ड लेबर का सप्लायर बन गया है डेवलप्ड स्टेट्स को। इस समय भारत में 2 तरह के स्टेट्स हो गए हैं, एक डेवलप्ड स्टेट्स और एक डेवलपिंग स्टेट, और बिहार को एक साजिश के तरह पिछले 20 सालों में गरीब बनाया गया है। यहाँ पर रोजगार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो भी इंडस्ट्री आती है गुजरात में जाती है और महाराष्ट्र में जाती है,
दूसरे राज्यों में जाती है और बिहार के मजदूर वहां जाकर काम करते हैं। हमने देखा है जो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है डेवलप्ड स्टेट्स में, वो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिहारी मजदूरों पर निर्भर है। और जब इस समय जो त्योहार का भी समय है, इस समय जब छुट्टियां लेकर 1 महीने के लिए बिहारी अपने मजदूर अपने घर आते हैं तो ये सारे के सारे काम ठप हो जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज बताइए करुणा जी, चूंकि पूर्व आईपीएस आप रहे हैं, पूर्व डीजीपी आप रहे हैं, ये जो घटना हुई है हरियाणा की घटना को मैं बिहार से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है। एक ही गठबंधन है, लेकिन ये जो चिट्ठी लिखने का कारण मेरे समझ में नहीं आया कि चिराग पासवान हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखकर उनसे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ने सुसाइड किया है। चूंकि आप खुद आईपीएस रहे हैं, आप बेहतर तरीके बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान का चिट्ठी लिखना, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने चिट्ठी नहीं लिखी, वहां के किसी नेता ने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन चिराग पासवान चिट्ठी लिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये बीजेपी के अंदर का अंतर विरोध है। बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरी दलित, वंचित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के खिलाफ है। ये इनकी जो सोच है वो आरएसएस की गोलवर्गर की बंच ऑफ थॉट्स वाली सोच है। इनको संविधान में विश्वास नहीं है और इसीलिए ये दलित अधिकारी वाई पूरन सिंह, जो एक एडीजी रैंक के अधिकारी थे, जिनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, इनको लगातार प्रताड़ित किया गया, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया और इसी कारण से इन्होंने 18 पेज लंबा एक सुसाइड नोट लिखकर उसमें सुसाइड किया है। और उनकी पत्नी ने मांग किया है कि सारे अधिकारियों के खिलाफ जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है वो लिया जाए। तो चिराग पासवान बीजेपी में हैं, लेकिन उनको अपने जनाधार की चिंता है। तो चिराग पासवान जो है वो हमेशा से वो 2 नावों में चलते हैं। उनको केंद्र में मंत्री रहना भी पसंद है और बिहार में दलित का नेता बनना भी पसंद है। तो आप अगर गंभीर हैं तो केंद्र में हैं तो आप प्रधानमंत्री से मांग कीजिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप दबाव अगर सही में डालना है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए उन और दलितों के साथ खड़े होते हुए दिखिए। अमित जी, वो ऐसा नहीं अमित जी, वाकई वाकई ये चिराग पासवान की दलितों को लेकर चिंता है या सीट बंटवारे की उलझन के पहले चिट्ठी लिखकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश? चिराग पासवान ने बार दबाव बनाने की कोशिश की है और उन्होंने पहले भी कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो भी दबाव की थी। और कितने भी मुद्दे पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हमेशा आमने सामने रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है। देखिए मनोज जी, डीजीपी साहब ने, पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप बिहार के विषय में जानते हैं, बिहार से आते हैं, तो आप ये बताइए, जी कृष्णैया की हत्या बिहार में होती है, कौन थे? दलित थे। किसकी सरकार में होती है? उसके चंपा विश्वास कांड किसके शासन में होता है? हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा केस नहीं हुआ होगा चंपा विश्वास कांड जो कि बिहार में आरजेडी की सरकार में हुआ। उसके बाद अजय कुमार आईपीएस थे, क्यों बिहार छोड़ देते हैं? क्यों नौकरी छोड़ देते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी गठबंधन की सरकार होती है और लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनकी वजह से उनको वीआरएस लेना पड़ता है, जो कर्नाटका से आकर बिहार में आईपीएस की नौकरी कर रहे होते हैं। चूंकि आप आईपीएस इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और जहां तक आपने मनोज जी कहने का जी प्लीज। ये अजय कुमार, डॉक्टर अजय की बात कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर भी हैं और हमारे अच्छे मित्र भी हैं और कांग्रेस के बड़े ही शीर्ष नेता भी हैं। अभी कुछ दिन पहले तक उड़ीसा के प्रभारी भी रहे थे और अभी पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जमशेदपुर से। तो वो उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ते हैं और छोड़ के उन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था और बाद में फिर वो सक्रिय राजनीति में आ गए थे। वो अलग बात है। और जैसा कि हमने कहा कि आप हमेशा से चंपा विश्वास पे भी बोल आप पिछले 20 साल में
आप सृजन घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या हुआ सारे लोग जेल में उसको हैं, क्यों नहीं बताते? सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। उससे कोई शर्मनाक घटना इस देश में नहीं हो सकती है कि जिन बालिकाओं को आप जिन सर आप चंपा विश्वास पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, जिसके पूरे परिवार के साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा घर पर रख के बलात्कार किया जाता है, उनकी पत्नी के साथ, उनकी बेटी के साथ। ऐसा जघन्य अपराध आपने कभी दुनिया में देखा होगा क्या? एक सीनियर आईएएस की पत्नी के साथ वहां की सरकार उसमें शामिल होती है, वहां सरकार के नेता लोग उनके साथ, उनकी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। दुनिया में हमने ऐसा कहीं पे नहीं देखा जो चंपा विश्वास कांड हुआ, दुनिया में हमने नहीं देखा। एक डीसी, गोपालगंज का डीसी होता है और चुनाव के दौरान लालू यादव की सरकार में उसकी हत्या हो जाती है। दलित डीसी होते हैं, जी कृष्णैया, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। अमित जी, आज जिस जी अमित कृष्णैया जी, की आप बात कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को आईना दिखाने की बात होगी तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी, बात बहुत आगे निकल जाएगी। मैं 15 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले की बात नहीं करूंगा। मैं बात नहीं करूंगा। राजस्थान में 3 बच्चे मर गए, मध्य प्रदेश में 24 बच्चे मर गए। बिल्कुल उसका किसकी जांच हो रहा जिम्मेदारी है? हमें पता है सिर्फ। और कहां बन रहा था? तमिलनाडु में बन रहा था। सर से पूछिए ना, तमिलनाडु में उस फैक्ट्री की स्थिति पूछ लीजिए क्या है। हमारी केंद्र सरकार के लोग जाके वहां पे सप्लाई कहां हो रही थी? सप्लाई कहां हो रही थी? कहां रहा था? तमिलनाडु में बन रहा था। ड्रग एक्ट क्या कहता है? ड्रग रूल क्या कहता है? ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्र का विषय है। बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जब मध्य प्रदेश की पुलिस तमिलनाडु जाती है तो वहां की सरकार सहयोग नहीं कर रही है, और वो अपराधी भाग रहा था जिसकी फैक्ट्री थी, और मध्य प्रदेश की पुलिस उसको एयरपोर्ट से पकड़ती है, और तमिलनाडु सरकार आज भी सहयोग नहीं कर रही है उस केस में। तो डीजीपी साहब को बताना चाहिए कि तमिलनाडु होता क्या है आनंद जी? आनंद जी, क्या होता है जब भी किसी राज्य में किसी सरकार से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब इतने ज्यादा अपराध आपके राज्य में हो रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, तो कहा जाता है कि साहब अपराध रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है, इसलिए आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये अपना अपना तर्क है। आप आधा गिलास भरा देखना चाहते हैं या आधा गिलास खाली देखना चाहते हैं, इसलिए हम वो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो भी चुनाव मैदान में जाएगा, जो जीत कर आएगा वो जीत कर आएगा। लेकिन करुणा जी, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले 2014 से केंद्र में बहुत सारे विषयों को लेकर कांग्रेस आ रही है, बहुत सारे विषयों को लेकर विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन वो जीत नहीं पा रही है। जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। यही स्थिति बिहार की भी है कि लगातार 20 साल हो गए, अगर 17 महीनों को छोड़ दिया जाए, उसमें भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए, तो 17 महीनों को छोड़ दिया जाए, तमाम सारी वही मुद्दे, वही रोजगार की बात होती है, वही बिहार के विकास की बात होती है, पलायन की बात होती है, वही स्वास्थ्य की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है। ये सारे आरोप एनडीए पर लगाए जाते हैं, नीतीश कुमार पर लगाए जाते हैं, और उसके बाद चुनाव होता है, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर चुनकर आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मनोज जी, मैं आज आपके चैनल पे बता दूं कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी नहीं बनने वाले हैं। कैसे? और 14 नवंबर को कैसे? इसका पैरामीटर क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। जो रिजल्ट होगा वो आप देख लीजिएगा। और यही बीजेपी के लोग थे जो 400 पार का नारा दे रहे थे, और 400 पार इनको किस लिए जाना था? ताकि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकें, ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सकें, ये गरीबों के अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर सकें, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करें। इनको महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का संविधान नहीं चाहिए, वैसा नहीं। करुणा जी, वो जो 400 पार का नारा था और जिन बातों का आपने जिक्र किया, वो नैरेटिव सेट हो गया और 240 पर आकर रुक गया। लेकिन बिहार में आपने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो नैरेटिव क्या होगा? वो नैरेटिव कौन सा होगा जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा? देखिए, आज बिहार में 18 से 39 के साल के उम्र के लोग 39% हैं, और ये लोग जो हमारा एस्पिरेशनल क्लास है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो आज सोशल मीडिया देखता है, दूसरे राज्यों में दूसरे देशों का विकास देखता है, और वो देख रहा है कि उसके सपने किस तरह से टूट रहे हैं, और खासकर नीतीश कुमार जी की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है, और जो मीडिया के द्वारा से रोज लोगों के सामने आ रही है, तो इस समय बिल्कुल एक प्रॉक्सी में एक कॉकस है जो सरकार चला रही है, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता हैं, जेडीयू के कुछ नेता हैं,
जिनका बीजेपीकरण हो चुका है, और अधिकारियों का एक छोटा सा वर्ग है, और बिहार में इन लोगों के नाम को हर आदमी जानता है। और ये जितना भी भ्रष्टाचार इस समय बिहार में हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार, ऐसा बिहार कभी बिहार के इतिहास में नहीं हुआ था। बिहार के लोग आज त्रस्त हैं, परेशान हैं, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इसीलिए आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा है। जब राहुल गांधी जी 17 दिनों तक और इस साल 5 बार वो राज्य में आए, और उन्होंने जब वोट अधिकार यात्रा निकाली, तो आपने देखा पूरा बिहार आंदोलित था, पूरे बिहार की जनता उनके साथ खड़ी थी। जहां भी वो जा रहे थे हुजूम में लोग आ रहे थे। और एनडीए का जहां तक सवाल है, इनके मंत्री आजकल अपने सुरक्षा के बिना और सुरक्षा के को लेकर भी अपने अपने क्षेत्र में जाने से डरते हैं। और चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो सारण हो, चाहे वो बेगूसराय हो, इनके करुणा जी बहुत बारीक स्थिति में चले गए हैं। अनंत जी बहुत बारीक परिस्थितियों पर चले गए हैं। और लेकिन सबसे पहली जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो चिंता है कि पहले तो सीटों का बंटवारा हो, और जेडीयू ने भी तैयारी कर ली है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल जेडीयू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें संजय झा और ललन सिंह बैठने वाले हैं। और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है कि कल हमारा जो गठबंधन का सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो कल घोषणा हो जाएगी। तो मान लिया जाए कि आपकी स्थिति कल साफ हो जाएगी। बस संक्षेप में ये बता दीजिए करुणा जी कि महागठबंधन की सीटों की स्थिति कब साफ होगी? देखिए, महागठबंधन की मीटिंग में, जैसे अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ, मीटिंग चल रही है जी, और चूंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर अभी नहीं बता सकता हूँ कि ये घोषणा कब होगी। लेकिन लगातार बड़े अच्छे माहौल में अलग अलग दलों के साथ और मिलजुल के हमारी बातचीत चल रही है। सबका गिव एंड टेक का जज्बा है, और सबका एक ही है कि संविधान बचाना है, एक समता मूलक समाज बनाना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में हम किसी भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। आनंद जी की पार्टी को हटाना है, क्यों आनंद जी? देखिए मनोज जी, आज हमें आपने दुविधा में डाल दिया, क्योंकि सर बहुत सीनियर है। सर के मैं जो जवाब दे रहे थे, मेरे पास बहुत सारे इनके जवाब है। लेकिन ठीक है, सर का अपना परसेप्शन है, और बिहार की जनता ये तय करेगी, जो 7.5 करोड़ वोटर है वो तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार में किस तरीके से किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पुनः मैं सर आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन आज आपका तारीख आज का याद रख लीजिए, 10 तारीख है, आज करवा चौथ का दिन है। आज आप लिख लीजिए, और मनोज जी भी होंगे 14 तारीख को एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी, और नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैं दावे के साथ, ये बात आनंद जी चांद देखकर बता रहे हैं। अनंत जी ने कह दिया कि मुझे चांद चाहिए, और चांद फिलहाल इनको नीतीश कुमार में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों का जो विस्तार से मेरे साथ